इंड एस 115 में आपका स्टेप नंबर कौन सा था? स्टेप नंबर था इसका 4। क्या नाम था इसका? एलोकेशन। किसकी एलोकेशन हो रही थी? एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। मुझे ये बताओ, ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या आपके पास फिक्स्ड कंसिडरेशन आएगी, वेरिएबल कंसिडरेशन आएगी, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस आएगी, और एसएफसीबी प्लस माइनस होगा? हम हमेशा माइनस लिखते रहे हैं तो माइनस करके बता रहे हैं। क्या ये सब कुछ होगा? अभी अभी डिस्कस भी कर रहे थे, एसएफसी अपने पास अगर आपको निकालना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइसेस ले लेते हैं, और किस रेट पर ले लेते हैं? आईबीआर ले लेते हैं। यानी यहां पर आपको छोटी सी दिक्कत आती है, इसके ऊपर आपको हम कोई क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। इसके ऊपर चर्चा हमने पूरी नहीं की थी। फिर हमने आपसे कहा कि वेरिएबल कंसिडरेशन दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है जो स्पेसिफिक टू पीओ है, जो किसी एक पर्टिकुलर पीओ के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब ये कि ऐसे ही होता है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ पीओ। इसको हम बोलते हैं डू नॉट एलोकेट। इसको एलोकेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पीओ के साथ अटैच्ड है, तो क्या इसको उस पीओ के साथ ही जोड़ना पड़ेगा? द आंसर इज यस। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी जनरल। जो हमारे पास वेरिएबल कंसिडरेशन है बट जनरल है, यानी कि इट बिलोंग्स टू, फटाफट से बताओ, इट बिलोंग्स टू ऑल पीओज। ये कैसे पता चलेगा? जो स्पेसिफिक पीओ होती है ना, जो स्पेसिफिक पीओ होती है, ये आमतौर पे मार्केट की प्रैक्टिसेस होती हैं। ये कंसिस्टेंट टू मार्केट होती है। लेकिन जो ये जनरल होती हैं, ये आपके पास कहीं मार्केट से कनेक्टेड नहीं होती, नॉट कनेक्टेड टू मार्केट्स। यानी कि मार्केट में ऐसा नहीं होता है, वो जनरल हो गई। फिर भी आपको इसमें कॉमन सेंस को अप्लाई करना पड़ता है। मैंने कहा अपने पास जब ट्रांजैक्शन प्राइस को निकाल लिया आपने, तो अब मुझे इसको क्या करना है? एलोकेट करना है। तो एलोकेट करने के लिए हमें अपने पास क्या करना पड़ेगा? रेशियोज ढूंढनी पड़ेगी। एलोकेशन किसके हिसाब से होगी? रेशियोज के अंदर होगी। तो मुझे ये बताइए कि रेशियोज हमारे पास कौन सी होंगी इसके अंदर? तो हम जो अपने पास फर्स्ट प्रेफरेंस लेते हैं, हम लेते हैं रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डेटा। क्या इसमें आप प्रेफरेंस देते हैं टू बंडल्स? तो आप इसमें प्रेफरेंस देते हैं बंडल्स को। इसका मतलब अगर कहीं पर भी बंडल आ जाए तो आप उसको इंडिविजुअल देखोगे कि बंडल देखोगे? आप उसको बंडल देखोगे। लेटर ऑन क्या आप उनको अनबंडल भी करते हो? आप उनको लेटर ऑन अनबंडल भी करते हो, यानी कि उनको स्प्लिट आगे फर्दर भी करते हो। अगर मान लीजिए आपके पास ओनली वन पीओ की वैल्यू मिसिंग है, एसएपी, तो आपके पास एक टेस्ट होता है जिसका नाम है रेजिडुअल वैल्यू मेथड। आप इस मेथड से टेस्ट करते हो। क्या करते हो? आप अपने पास ट्रांजैक्शन प्राइस में से माइनस कर देते हो जो एसएपी गिवन है फॉर पीओज, ये माइनस कर देते हो, तो जो पीछे बचता है ये क्या निकलाता है? हम ये मानते हैं बैलेंस फॉर पीओ हुज एसएपी वॉज नॉट अवेलेबल। जिसका एसएपी अवेलेबल नहीं था, हम कहते हैं उसको ढूंढ लेंगे और फिर देखते हैं इज इट कंसिस्टेंट विद मार्केट प्राइसेस। द आंसर इज यस, ये कंसिस्टेंट विद मार्केट प्राइसेस है। मुझे फटाफट से बताओ, अगर ये कंसिस्टेंट विद मार्केट प्राइसेस है तो कोई बात नहीं, हो गई एलोकेशन, एलोकेशन डन।
जो आपने लिखे हुए हैं एसएपी, वही आपके पास एलोकेशन है। और अगर मान लीजिए ये नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड्स टू नेक्स्ट मेथड। फिर आप अपने पास क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, किसको, रेजिडुअल वैल्यू मेथड को इग्नोर कर दो और आगे चलो। तो मुझे बताइए फिर आपको मजबूरन क्या रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब आपको रेशियो ढूंढनी ही पड़ेगी। रेशियो में आप एसएपी ऑब्जर्वेबल डेटा के अलावा कौन कौन से प्रेफरेंसेस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने पास कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। अगर ये भी ना हो तो आप अपने पास एक और, ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। फिर आप कौन सी देख सकते हो, मार्केट एडजस्टेड अप्रोच। मार्केट एडजस्टेड अप्रोच भी आप इन दैट सिचुएशन अप्लाई कर देते हो और इस रेशियो में आप उसको अपने पास एलोकेट कर देते हो कि इसके अंदर इसकी इतनी इतनी वैल्यूज हैं, हम उसको अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। फिर बारी आती है कि जर्नल एंट्रीज आप कैसे डालोगे। तो जर्नल एंट्रीज कैसे डालोगे, तो जर्नल एंट्रीज में दो चीजें हो गई। एक तो हो गई पेमेंट की डेट्स। क्या पेमेंट की डेट में कोई दिक्कत होनी चाहिए। पेमेंट की डेट में वेरी वेरी क्लियरली ध्यान रखें, डेट विल बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप चेंज कर सकते हो, नहीं। अमाउंट विल बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। और जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी। ये आपके पास एंट्री बन गई, ओके, जो आपकी पेमेंट्स की बात होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप अपने पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एंट्रीज कैसे करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एंट्रीज किस दिन होंगी, व्हेन पीसीसी पास एंड पीओ सेटिस्फाइड। लेकिन सवाल उठता है कि इसके अंदर एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट्स टू रेवेन्यू। इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट होगा एलोकेटेड, या आपको मैं कहूं फिक्स्ड कंसिडरेशन प्लस वेरिएबल कंसिडरेशन। कौन सी वाली वेरिएबल कंसिडरेशन, जो स्पेसिफिक टू पीओ है वो वाली, या जनरल। फटाफट से बताओ कौन सी वाली वेरिएबल कंसिडरेशन, फटाफट से बताओ कौन सी वाली वेरिएबल कंसिडरेशन लेनी है। तो हम लेंगे भाई जो जनरल है, ओके। इन दोनों में क्या रेशियो लगा देंगे, फटाफट से बताइए। इसमें क्या रेशियो लगा देंगे, द आंसर इज यस। अच्छा, इसके बाद क्या कोई और भी चीज ऐड कर देंगे, फटाफट से बताओ कौन सी चीज ऐड कर देंगे। अब कौन सी वाली वीसी हमने ऐड कर दी, जो इस पीओ के लिए डेडिकेटेड थी, तो हमने कहा वीसी स्पेसिफिक टू पीओ। ये एंट्री ये वाली अमाउंट की बन जाएगी और हम इस तरह से अपने पास जनरलाइज करते हैं। तो हमने अपनी पिछली क्लास में ये सब आपके साथ बातें पढ़ी थी और इस पर हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसके ऊपर बेस्ड अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे और दो मुद्दे स्पेशल रहेंगे हमारे पास। एक तो वारंटी और दूसरा हमारे पास रहेगा लॉयल्टी पॉइंट्स का। इन दो को डिस्कस करेंगे। फॉलोड बाय दैट हम लोग स्पेशल केसेस पर चले जाएंगे, ओके। तो क्या मैं इसका प्रिंट आउट ले लूं, हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, मैं ना आज थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि मेरा गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप थोड़ा थोड़ा आंसर देते जाइएगा मुझको, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि आप अपने पास आंसर्स करते जाएं और मैं आपके साथ आंसर्स को लिखता जाऊं खाली, और कुछ नहीं करूं। तो ये लीजिए, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं कल होमवर्क में दे देता तो अच्छा था, लेकिन कल रह गए इसलिए दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए जी। क्वेश्चन नंबर 54 मिल गया जी क्वेश्चन।
एन एंटिटी, ब्राइटनेस ठीक है, बढ़ाऊं बस। An entity enters into contract with the customer to sell product ABC in exchange for 10,000. The entity will satisfy the performance obligations for each of the product at different point in time. समझ में आ गई बात क्या? इसका अलग पॉइंट इन टाइम है। अच्छा, इन तीनों की कंसिडरेशन कितनी है? इन तीनों की कंसिडरेशन है 10,000। The entity regularly sells A separately and therefore the standalone selling price is directly observable. The standalone selling price of B and C are not directly observable. Okay. Because the standalone prices for B and C are not directly observable, the entity must estimate them. To estimate the standalone prices, the entity uses adjusted market assessment approach for B and expected cost plus a margin approach for C. In making those estimates, the entity maximizes the use of observable input. कहता है ये उसके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसके लिए वो मैक्सिमम डेटा बाजार से निकाल पा रहा है। The entity estimate the standalone prices to be as follows. A का 5,000 डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, B का ये रहा और C का ये रहा। डिटर्मिन द ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। बताना इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है आपने, इसके अंदर कोई ज्यादा दिमाग खराब करना ही नहीं है। क्या ये रेशो चल जाएगी? फटाफट से बताओ, क्या ये रेशो चल जाएगी? चलेगी यही, और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इस रेशो में 5:2.5:7.5, इस रेशो में अपने पास इसको आप एलोकेट कर दो। प्रदीप ने आंसर बता दिया 3333, 1667 और 5,000। एक बार चेक कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चल सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। मैंने एक रजिस्टर लगाया था यार इंटर की क्लास में, ये मिल गया। मुझे बताना जरा इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेंगी। अगर आपसे पूछूं कि इसकी जर्नल एंट्रीज बता दो। ज्योति कह रहे हैं एलोकेट तो 10,000 होना चाहिए, तो ज्योति 10 ही किया होगा इन्होंने बेटा। आई एम नॉट श्योर कि ये 10 ही किया ना आप लोगों ने। 10 ही बनता है नालायक। देखें, जब आप एलोकेशन करते हैं ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, जब आप एलोकेशन करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस की, तो उसके अंदर आप अपने पास जितने भी पीओज होते हैं उनके एसएपी की रेशो के अंदर आप उसको एलोकेट करते हो। हमने भी पहले डिस्कस किया कि कौन कौन सी रेशोज इसकी होती हैं, वो रेशो कैसे कैसे निकालते हैं। हम एसएपी ऑब्जर्वेबल डाटा देखते हैं, या अपने पास सीएमए देखते हैं, या अपने पास एमडब्ल्यू देखते हैं। इसके अंदर हमारे ना 2 मुद्दे स्पेशली निकल कर आते हैं। वो 2 मुद्दे कौन कौन से स्पेशली निकल कर आते हैं? एक मुद्दा तो निकल कर आता है हमारा डिस्काउंट वाउचर का, कि डिस्काउंट वाउचर का क्या होगा। तो डिस्काउंट वाउचर यदि मान लीजिए ये यूज होगा, अगर ये यूज होगा ऑन एनी प्रोडक्ट्स, आया तो कॉन्ट्रैक्ट से है पर यूज कहां होगा? ऑन एनी प्रोडक्ट्स, तो हम रिन्यूअल ऑप्शन या रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? ऐसी स्थिति में हमको सॉल्व करने के लिए इसको भी अपनी सेपरेट पीओ मानते हैं। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, अगर ये सेपरेट पीओ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर मुझे इसकी एलोकेशन करनी पड़ेगी। तो एलोकेशन करने के लिए मुझे इसकी फेयर वैल्यू चाहिए। तो इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? कुछ याद है तो बताइए, इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? हम देखेंगे पहले तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है।
व्हाट इज इफेक्टिव डिस्काउंट? इफेक्टिव डिस्काउंट मतलब जो वोचर से मिलेगा। अच्छा, अगर मान लो वोचर के बिना भी कोई मिलेगा तो वो अलग हो गया। हम इस वोचर से क्या डिस्काउंट ले सकते हो वो देखेंगे। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, किसको मल्टीप्लाई करोगे? प्रोबेबल सेल्स ऑन सच यूज ऑफ वोचर। इस डिस्काउंट वोचर में कितने की प्रोबेबल सेल्स का अमाउंट है? एज पर ये अमाउंट है। ओके, कितने की सेल का अमाउंट होगा? अच्छा, ये बताइए, ये हम जब रिबेट वाला सवाल करते थे तो वहां ये नहीं होता था, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ चक्कर नहीं था, वहां वही प्रोडक्ट बार बार आ रहा था। तो जब वही प्रोडक्ट बार बार आ रहा था तो क्या हमको मालूम था कि भाई इसका ठीक है पहले प्राइस इतना था तो अब इसका प्राइस इतना कर देना है? ये नहीं, उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। यहां पर आती है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल यूज द वोचर्स। ये भी तो हो सकता है वो यूज ही ना करे वोचर। तो क्या ये सब मल्टीप्लाई करके आप फेयर वैल्यू निकालोगे? वंस यू हैव द फेयर वैल्यू तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फटाफट से बताओ। नेक्स्ट स्टेप विल बी टू एलोकेट इट्स। हम उसको एलोकेट कर देंगे। मुझे ये बताओ, जब एलोकेट कर दोगे तो फिर उसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी? जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन 23 देखा था, तो हमने एलोकेट कर दिया, तो मुझे बताना कि एलोकेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स कितना था? 893। और एलोकेटेड टू डिस्काउंट वोचर कितना था? 107। तो मुझे ये बताइए, हम जब इसकी एंट्री डालेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? पहले तो ये बताओ, बैंक से क्या आज पूरे पैसे मिल जाएंगे? बैंक से तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सेल में जब आप डालोगे तो मुझे फटाफट से बताओ, सेल में कितने पैसे डालोगे? सेल में आप डालोगे आज 893, तो रेवेन्यू में कितने पैसे आ गए? 893। तो मुझे यह बताओ, आपके पास कितने रुपए की लायबिलिटी खड़ी हो गई? 107 की। लेटर ऑन जब वो डिस्काउंट वाउचर यूज कर लेगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को हम हटा देंगे और उसे वापस कहां भेज देंगे? रेवेन्यू में। तो इसका मतलब ये डिस्काउंट वाउचर जब एक्सपायर हो जाएगा या ये डिस्काउंट वाउचर जब यूज हो जाएगा, इन बोथ केसेस यही वाली एंट्री जनरलाइज कर दी जाएगी। तो हमारे पास ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है डिस्काउंट वाउचर्स का, लेकिन लॉयल्टी पॉइंट्स के अंदर कुछ और थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, थोड़ा सा अलग भी है। तो लॉयल्टी पॉइंट्स या रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम, इसके कंटेक्स्ट में हम किसी और प्रकार से एंट्रीज को करते हैं, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी मैथमेटिकल हो जाती है। लाइक इतना मिनिमम परचेज करना पड़ेगा करने पर ही। अच्छा, गौरव ने कहा है कि सर अगर मान लो डिस्काउंट वाउचर में वो कह दे कि मिनिमम परचेज उसकी होनी चाहिए 2000 की तभी यूज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं को गौरव। इसका मतलब यहां पर जो अमाउंट आएगा वो अब क्या हो सकता है? दिस अमाउंट विल बी एटलीस्ट 2000, एटलीस्ट। ओके, उससे ज्यादा हो सकता है अगर आपकी प्रोबेबिलिटी लगती है। जानते हो इस मिनिमम परचेज से क्या ये प्रोबेबिलिटी और भी लो हो जाएगी? फटाफट से बताओ। जैसे जैसे आप मिनिमम परचेज का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अमाउंट तो बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। अल्टीमेटली मुद्दा वही है, फेयर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम अपने पास उसकी फेयर वैल्यूज की कैलकुलेशन करेंगे। ये अकाउंटिंग इसके अंदर होती है। आज हम पढ़ेंगे लॉयल्टी। हमारे पास लास्ट क्लास में हमने कहा था कि लॉयल्टी पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो लॉयल्टी पॉइंट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है? हम जब लॉयल्टी पॉइंट्स की बात करते हैं तो लॉयल्टी पॉइंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टेप पर हमको रेवेन्यू को क्या करना पड़ता है? हमको डेफर करना पड़ता है। डेफर का मतलब हो गया पोस्टपोन। हम अपने पास रेवेन्यू को डेफर कर देते हैं। इसको डेफर करने के लिए कितने तरीके हैं? इसको डेफर करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है और दूसरा हमारे पास जो आपका एक्चुअल एलोकेशन का प्रोसेस है वो एलोकेशन के हिसाब से होता है।
तो अगर मान लीजिए आपने अपने पास एलोकेशन करनी हो या आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगाना हो, तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो क्या ढूंढनी पड़ेगी? फेयर वैल्यू ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स ढूंढनी पड़ेगी कि आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स कितनी है। तो मुझे ये बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स कैसे निकालते थे? क्या आप पहले देखते थे लॉयल्टी पॉइंट्स ग्रांटेड कि ग्रांटेड कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय, फटाफट से बताओ किससे मल्टीप्लाई करते थे? मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग देम, कि आप उनको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू पर पॉइंट्स इन रुपीस। भाई आपके एक पॉइंट की फेयर वैल्यू कितनी है? तो क्या फेयर वैल्यू निकल आएगी? तो मुझे बताइए, हम अपने पास सेल कंसीडरेशन तथा फेयर वैल्यू ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, बताओ इन दोनों में हम फिर क्या करेंगे? हम अपने पास इस SAP की रेशियो में जो हमारा सेल प्राइस था उसे एलोकेट कर देंगे, एलोकेशन PO1, और फिर एलोकेशन कर देंगे PO2। इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगी? फटाफट से बताओ, इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसमें एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट्स टू सेल टू लॉयल्टी पॉइंट लायबिलिटी, कि आपकी इतनी लॉयल्टी पॉइंट की लायबिलिटी बन गई। तो बैंक में तो सेल प्राइस पूरा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एलोकेटेड PO1 और ये आ जाएगा एलोकेटेड PO2। लेटर ऑन जो आपकी लायबिलिटी है, दिस विल गेट ट्रांसफर्ड, मुझे फटाफट से बताओ, गेट ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू। बताओ कब ये रेवेन्यू में जाएगा? ये हमारे पास रेवेन्यू में कब जाएगा? जब लॉयल्टी पॉइंट्स यूज हो जाएंगे या एक्सपायर हो जाएंगे, यानी उसके अंदर हमारे पास ये रेवेन्यू में वापस चला जाएगा। मुझे ये बताओ, इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था कि आपने फेयर वैल्यू निकाल ली अपने पास ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स और आप इसकी एक जनरल एंट्री डाल दो, कोई एलोकेशन का चक्कर नहीं। बताओ क्या एंट्री डलती थी इसके अंदर? भाई सीधी सीधी एंट्री डाल दो, सेल अकाउंट डेबिट्स टू लॉयल्टी पॉइंट लायबिलिटी विद द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, कि आप अपने पास उसकी क्या बना दो? लायबिलिटी बना दो। क्या ये लायबिलिटी फिर से लेटर ऑन गेट ट्रांसफर टू रेवेन्यू? द आंसर इज यस। ये भी क्या चली जाएगी? वापिस रेवेन्यू में चली जाएगी। मुद्दा उठता है कि हम अपने पास जब अपने लेटर ईयर्स की बात करेंगे तो लेटर ईयर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? लेटर ईयर्स के अंदर जो रेवेन्यू आपने डेफर कर लिया जो रेवेन्यू आपने डेफर कर लिया, हम इसको अपने पास फिर से सब्सीक्वेंटली रिवाइज करते हैं एट ईच ईयर एंड। तो मुझे बताओ इसके लिए हम क्या करते हैं? जो आपका रेवेन्यू डेफर्ड था, जो आपने रेवेन्यू डेफर किया था, मल्टीप्लाइड बाय जो आपने सब्सीक्वेंटली डेफर करना है, वो कैसे निकाला जाएगा? पॉइंट्स स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। हमें कितने पॉइंट्स लगते हैं कि यूज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? टोटल पॉइंट्स यूज्ड प्लस एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। क्या ये बेस्ट एस्टिमेट्स हैं? द आंसर इज यस, ये बेस्ट एस्टिमेट्स हैं। कौन सी डेट के बेस्ट एस्टिमेट्स हैं? जिस बात आप बेस्ट एस्टिमेट्स एट ईयर एंड, जिस साल के लिए आप काम कर रहे हैं उसके बेस्ट एस्टिमेट्स हैं।
मुझे ये बताइए, अगर रेवेन्यू डेफर हो जाएगा तो मैं आपसे पूछूं रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मुझे फटाफट से बताओ भाई, इतना आपके पास अभी भी लायबिलिटी है, तो जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, अगर ओपनिंग बैलेंस में और इसमें डिफरेंस निकाल दोगे तो क्या मेरे पास बैलेंस क्या निकल आएगा, फटाफट से बताओ। वो मेरा निकल आएगा रेवेन्यू, जो कि आपके पास अल्टीमेटली ट्रांसफर होना है। तो हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो हमने इस मुद्दे पर क्वेश्चन किए थे? वो थे हमारे लॉयल्टी पॉइंट्स पर। एक तो था क्वेश्चन नंबर 92। और बताना जरा कौन कौन से क्वेश्चंस थे। हमने लॉयल्टी पॉइंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन 92 किया था। इसके अलावा 94, 95, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 100 ये 92 ही है, दोनों सेम है। इसका मतलब हम 92 कर चुके तो 100 भी सेम है। ये हमने अपने पास क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए थे। इसके अलावा मैंने आपके साथ कल स्टार्ट किया था अपने स्टैंडर्ड का आखिरी भाग। वो कौन सा था? वो हमारे पास पार्ट था स्पेशल सिचुएशंस। वो पार्ट था हमारा स्पेशल केसेस। तो मुझे बताओ स्पेशल केसेस में कौन कौन से स्पेशल केसेस हमने किए थे। हमने एक तो किया था कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट के अंदर अगर हम एंटिटी क्या कर रही है, एंटिटी गुड्स दे रही है टू कंसाइनी, तो हमने कहा हम उसको सेल रिकॉर्ड करते हैं व्हेन goods are actually sold to third party by कंसाइनी। जब कंसाइनी उस किसी को और बेच देता है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कंसाइनमेंट्स? हम कंसाइनमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि उसी में तो फिर आपको ये करना है। उसके अंदर एंटिटी डज नॉट हैव राइट। एंटिटी के पास नहीं है, बताओ क्या नहीं है? राइट टू रिसीव पेमेंट्स फॉर गुड्स डिलीवर्ड। जो हमने माल दे दिया उसके बदले में पैसे लेने का राइट नहीं है। एंड एंटिटी हैज राइट्स टू मूव गुड्स। वो उन गुड्स को मूव कर सकता है। किसको मूव कर सकता है? टू अनदर पर्सन, वेंडर या रिटर्न। भाई वो कहीं पर भी और कह सकता है कि सामान, ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बोलते हैं। मुझे इसके क्वेश्चन भी बताना कौन कौन से थे। फिर हमने कहा कि एक होता है और भी, वो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट्स। प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो हमने इसमें क्या बताया था? इफ जो हमारे पास एंटिटी है इज प्रिंसिपल, अगर वो प्रिंसिपल है तो मुझे बताओ देन रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे? देन रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस अमाउंट्स। और अगर एंटिटी कौन है? एजेंट्स, तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ कमीशन का अमाउंट, सिर्फ कमीशन का अमाउंट। ओके, कंसाइनमेंट पर क्वेश्चन नंबर 25 है। अब मुझे यह बता दीजिए कि हम इसके अंदर भी जब चलते थे तो मैंने इसके अंदर बताया था हाउ टू वी नो, कैसे पता चले, हाउ टू आइडेंटिफाई एजेंट्स। तो मैंने कहा इसके अंदर भी तीन बातें थी कि हमारे पास तीन बातें इसके अंदर भी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। मुझे फटाफट से बताओ एजेंट कौन होगा? एजेंट जो होगा वो डज नॉट, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। भाई कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ आपको मदद करेगा, वो आपको राइट दिलाएगा। किसका राइट दिलाएगा? टू प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज, बट नॉट डिलीवर। वो डिलीवर नहीं करेगा
प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज खुद नहीं देगा, वो उसके लिए क्या दिलाएगा, वो उसका सिर्फ एक राइट दिला देगा कि साहब ठीक है, आपके पास ये राइट है कि आप ऐसा कर सकते हो। नंबर 2, एजेंट डज नॉट हैव राइट्स टू प्राइसिंग। क्या वो प्राइसिंग करना खुद कर सकता है कि भाई इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए? नहीं कर सकता। और उसके पास नहीं है, डज नॉट हैव इन्वेंट्री रिस्क, यानी उसका माल बिके चाहे ना बिके उसको ये भी रिस्क नहीं होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम लोग अपने पास प्रिंसिपल्स एंड एजेंट, और एजेंट के अंदर आपको ये रेवेन्यू के बारे में बात समझनी है। फिर हमने कहा कि कई बार हम लोग रीपरचेज के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। तो रीपरचेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि रीपरचेज आउट ऑफ मनी है या रीपरचेज इन मनी है। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर रीपरचेज आउट ऑफ मनी है तो क्या रिकॉर्ड कर देंगे सेल को 115 पर? फिर तो हम बोलेंगे साहब कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन है 26, 27, 28। तो हमने कहा हम अपने पास अगर रीपरचेज आउट ऑफ मनी है तो हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड सेल कर देंगे। और अगर इन मनी है तो फिर आप ये देखेंगे कि क्या हमारे पास रिटर्न जो आने वाली है वो एट लो प्राइस आने वाली है या रिटर्न जो आने वाली है वो एट हाई प्राइस आने वाली है। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर वो लो प्राइस पर आने वाली है तो हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? ट्रीट इट एज लीज अंडर इंड एएस 1116 में चला गया। और अगर वो रिटर्न किस पर आने वाली है, हाई प्राइस के ऊपर रिटर्न आने वाली है, तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? ट्रीट इट एज फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट। हम उसे फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, जो कि कहां पर चला जाएगा? 109 में चला जाएगा। दिस विल गो टू 119। इसके भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर हमने आपको इसके अलावा बताया कि जो लाइसेंस होते हैं, चेयर दे दीजिए। अच्छा, गौरव ने कहा इसका क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67 है, 66 एंड 67 है। ओके, और 28 नहीं है, 118 है। ओके, बच्चे ने कहा ये 28 नहीं है, 118 है, तो 118 कर दूं ना इसको। अच्छा, लाइसेंस की अगर हम बात करें तो लाइसेंस के अंदर हमने आपसे क्या कहा कि लाइसेंसेस को हमने 3 भागों में कर दिया। एक तो हमने बात कर दी म्यूजिक एंड फिल्म्स। इसके लाइसेंस में क्या एंटिटी को कोई काम करना पड़ता है आफ्टर गिविंग लाइसेंस? नो परफॉर्मेंस नीडेड। पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। तो मुझे बताओ, देयरफॉर इनमें आप अकाउंटिंग कौन से टेक्निक से करते हो? इनमें अकाउंटिंग पीआईटी पर करते हो। तो जवान फिल्म के ऊपर जो अगर मान लो शाहरुख खान उसका लाइसेंस किसी को दे रहा है तो वो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा? पीआईटी पर करेगा। ओके, फिर आगे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर एंड गूगल ड्राइव क्लासेस। तो मैंने कहा साहब इसके अंदर 2 पार्ट हो गए। एक तो हो गया सॉफ्टवेयर ऑब्लिक क्लासेस, एक हो गए उनके अपग्रेड्स या अपडेशंस या अमेंडमेंट्स या लाइव सेशंस। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, जो हमने क्लासेस दे दी या माइक्रोसॉफ्ट ने जो सॉफ्टवेयर दे दिया, फटाफट से बताओ इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इसकी अकाउंटिंग तो पीआईटी पर होगी। और जो सॉफ्टवेयर और क्लासेस के अंदर हमने अपग्रेड्स या अपडेशन या अमेंडमेंट्स या लाइव सेशंस की बात करी है, ये किस में जाएगा? दिस विल गो ऑन एसओटी। फिर हमने कहा कि जो फ्रेंचाइज फीस है या ब्रांड फीस है, तो इनके कंटेक्स्ट से बात करें तो भाई इनमें क्या हमें काम करना पड़ता है? द आंसर इज यस, एंटिटी नीड्स टू परफॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। नहीं तो क्या उस बंदे का नुकसान हो जाएगा जिसने आपसे ब्रांड लिया हुआ है?
नीड्स टू परफॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस के काम करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस के एक्शंस लेने पड़ेंगे। जैसे स्पोर्ट्स टीम है तो उसे खेलना पड़ेगा, या जो ब्रांड्स हैं इन्फोसिस या इस तरह के, उनको अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। इनको हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे? इनको हम एसओटी पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन किया था अभी अभी, जिसमें उसने कहा था कि मान लो हमारे पास कोई एक्शन नीडेड नहीं है। उसने कहानी सी बनाई और कहा कि उसने यह बताने का प्रयास किया कि मान लो हमारे को कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी है और है ये ब्रांड फीस, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर ऐसी स्थिति में इफ नो एक्शंस नीडेड, देन ये किस पर जाएगा? पीआईटी। तो इसका कौन सा क्वेश्चन था? इसका क्वेश्चन साक्षी ने बताया 72, और 69 से लेकर 72 वैसे हैं, 69 से लेकर 72 प्लस 86 क्वेश्चन। तो ये आपने अपने पास इसके अंदर बात बताई। मेरे ख्याल से इसके अलावा भी हमने कोई चर्चा की थी, अभी बाकी तो करनी थी। हमने टॉल के बारे में तो बात अभी करनी थी आपके साथ कि टॉल का क्या होगा। अच्छा, स्पेशल एसेट की बात भी की थी। तो स्पेशल एसेट के लिए हम एक काम करते हैं, मुझे इसका प्रिंट लेना पड़ेगा अब। ये लीजिए, इसका प्रिंट ले लिया तो ये आपको मिल जाएगा आपके पास एलएमएस पर। तो मुझे ये बताइए कि इसके अलावा हमने एक स्पेशल एसेट्स की बात भी करी थी। स्पेशल एसेट्स क्या होते हैं? स्पेशल एसेट्स होते हैं हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रैक्ट वी इनकर कॉस्ट्स। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कॉस्ट इनकर करते हैं। अब मेरे पास मान लो कॉन्ट्रैक्ट है एसओटी पर, और मान लेते हैं 5 इयर्स का है। तो मुझे ये बताइए, तो हम रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर देंगे, वो तो एमओपी बेस्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे कि हमारा एमओपी के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्या मेरी कॉस्ट भी एमओपी पर बेस्ड आएगी? तो यह तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। वी डोंट नो कि कॉस्ट कैसे कैसे आएगी। तो इसलिए हमारे स्टैंडर्ड ने आपसे बोला कि ऐसा हो सकता है कि इस कॉस्ट में इंक्लूडेड हो परचेज ऑफ पीपीई, यानी कॉस्ट को सेटिस्फाई करना है पर आपको पीपीई खरीदना पड़ गया। जैसे मैंने भारत मंडपम में कहा कि उनको मोटरें खरीदनी पड़ गई। इसके अलावा क्या उन्हें इंक्लूडेड परचेज, उन्हें खरीदना पड़ेगा, इंक्लूड्स पर इंक्लूडेड परचेज में क्या है? कोई हो सकता है सॉफ्टवेयर परचेज कर रखे हो, भाई वो फाउंटेन चलेगा तो उसका कोई हो सकता है सॉफ्टवेयर हो, तो वो भी हमारे पास हो सकता है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर परचेज हो गए। इसके अलावा क्या हमारे पास हो सकता है हमने इसके अंदर कोई परचेज कर रखी हो, कोई डिजाइन, कोई टेस्टिंग की हो हमने, या कोई भी ऐसे खर्चे जो हमारे पास टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कमीशन पे कर दी। भाई अल्टीमेटली तो ये इनका फायदा कितने साल तक मिलेगा? ये तो ओवर द पीरियड ऑफ फायदा मिलेगा। तो है ये कॉस्ट, पर हमको फायदा कितना मिलने वाला है? 5 साल तक मिलने वाला है। इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम स्पेशल एसेट्स अंडर इंड AS 115, जिनको हम क्या करेंगे? क्या इनको हम अमोर्टाइज कर देंगे? द आंसर इज यस। कितने पीरियड में? ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिक यूजफुल लाइफ, विच एवर इज शॉर्टर। जो भी शॉर्टर पीरियड है, भाई कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर आप उसमें राइट ऑफ कर देंगे, लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी तो उसमें राइट ऑफ कर देंगे। तो हम इसको अपने पास इस तरह से राइट ऑफ करेंगे। मुझे बताओ इसके अंदर कौन से खर्चों को नहीं लेना? जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं वो मत लेना, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। ये रियल में कौन से खर्चे हैं? ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स हैं।
इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हमने इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खर्च की है। जनरल खर्चों को आप इसके अंदर, आप ये नहीं कह सकते हम जनरल खर्चों को उठाकर इसको स्पेशल एसेट बना दें, तो आप जनरल खर्चों को अपना ये स्पेशल एसेट्स नहीं बना सकते हैं। जो पीपीई और सॉफ्टवेयर्स हैं ये कहां चले जाएंगे, ये इंड एस 16 में और ये इंड एस 38 में चले जाएंगे, यानी ये अपने अपने केसेस में वहां पर चले जाएंगे। तो हमने कहा इन केसेस को इस तरह से डील किया जाता है। इस पर भी कौन कौन से क्वेश्चंस थे एक बार बता दें, तो हम ये भी साथ में मेंशन कर देते हैं। 73 एंड 74, 73 एंड 74, तो ये दो क्वेश्चन इसके लिए थे। और भी कोई पॉइंट बचा हुआ है कि बस इतना ही किया था हमने कल? आई थिंक यही डिस्कशन किया होगा और तो कोई बचा नहीं होगा। तो मैं इसका भी प्रिंट आउट ले लेता हूं और इसके प्रिंट आउट के बाद फिर हम आपके साथ अपना आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक दो पॉइंट्स और बचे हुए हैं कि कंबाइनिंग कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स की नहीं चल रहा, मॉडिफिकेशन कैसे होती है, हो गया, मॉडिफिकेशन कैसे होती है, टोल रोड्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है, बिल एंड होल्ड अगर हो, डिलेड डिलीवरी हो तो क्या होती है, बस खत्म। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे पॉइंट्स वो कौन कौन से थे? नंबर 1 कि कई स्पेशल सिचुएशंस के अंदर कई बार ऐसा भी होता है, क्या होता है कि हमारे पास बिल एंड होल्ड की सिचुएशन अराइज होती है। बिल एंड होल्ड बेसिकली क्या है, ये डिलेड डिलीवरी है एट कस्टमर्स रिक्वेस्ट। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह कि अगर मान लीजिए बिल एंड होल्ड करते हो तो इसको हम एक सेपरेट पीओ मानते हैं। होल्ड करना एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आप गुड्स को होल्ड करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास कोई सामान रखवा रहा है और आप उसको कह रहे हैं ठीक है अलाउड है, तो इसका मतलब आप उसके पैसे भी अपने पास कहीं ना कहीं प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। तो बिल एंड होल्ड में होल्डिंग इज अ कस्टोडियल सर्विसेज विच इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हाउ डू वी नो कि बिल एंड होल्ड है कि नहीं है? उसके लिए पहली बात तो ये कि इफ इट इज बिल एंड होल्ड recognize revenue even if goods not delivered, or if it is not bill and hold, वो है ही नहीं, तो फिर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड when control is transferred। इसका मतलब यह कि अगर बिल एंड होल्ड होगा तो हमारे पास बिना उसको सामान दिए भी हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या इसके लिए ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड? तो कौन कौन सी कंडीशन है? ये रिक्वेस्ट कहां से आनी चाहिए? रिक्वेस्ट कहां से आनी चाहिए? फ्रॉम कस्टमर्स। इसके अलावा क्या ये हमारे गुड्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए? यानी आपको मालूम है इनकी बात कर रहे हैं, क्या ये रेडी फॉर डिलीवरी होने चाहिए? क्या ये स्टोर्ड एट सेपरेट प्लेस? आपने इन्हें अलग से रखा हुआ है और कांट बी रिप्लेस्ड बाय एंटिटी। एंटिटी उनको रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो इन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्पेशल केस में एक और भी केस आता है, वो है टोल रोड्स का। आखिरी केस है ये कि टोल रोड्स यानी सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स,
इनके अंदर हम क्या करते हैं, तो इनमें देखो दोस्त, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ नयापन है और कुछ नहीं है। इसमें दो तरह की टोल रोड्स हो सकती हैं। एक कौन सी हो सकती है, वेयर गवर्नमेंट हैज गारंटीड अमाउंट, और यहां पर दूसरा क्या हो सकता है, वेयर गवर्नमेंट हैज नॉट गारंटीड अमाउंट। भाई अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो कुछ और है। अगर गारंटी दे रखी है गवर्नमेंट ने या नहीं दे रखी है, एक काम तो पक्का होगा। वो क्या होगा, जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कहां पर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कहां जाएगी, चाहे गवर्नमेंट गारंटी दे चाहे ना दे, वो कहां जाएगी, वो जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टू रेवेन्यू किसके ऊपर, फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होगा किस पर, फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जो ये आपने यहां लिखी है ये कौन सी कॉस्ट थी, ये थी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड थी। लेकिन ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, जो फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये कौन सी हो जाएगी। तो हम इसके कंटेक्स्ट में अगर आएंगे तो यहां पर हम उसको लिखते हैं डेटर, क्योंकि हमको ये पैसा रिसीव करना है, तो दिस इज योर रिसीवेबल। और यहां क्या दिखाते हैं हम लोग, इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि आपके पास गारंटी नहीं है। तो दोनों में ये अंतर है। बाकी इसके अलावा क्या मेरे को अपने इन डेटर्स के ऊपर फाइनेंस इनकम को भी रिकॉर्ड करना है, द आंसर इज यस, डेटर अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं फाइनेंस की इनकम आ रही है, क्योंकि आपने पैसा लिया नहीं है तो फाइनेंस इनकम है, जबकि यहां पर ऐसी कोई इनकम नहीं आती है। मुझे ये बताओ, जो आपके पास एक्सेस पैसा मिलना है, जो आपको और भी पैसा मिलना है, वो कहां चला जाता है, वो चला जाएगा रेवेन्यू में। तो जितनी गवर्नमेंट की गारंटी है माइनस जो फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन है माइनस जो फाइनेंस इनकम है, ये अमाउंट क्या है, ये आपका नॉर्मल रेवेन्यू बन जाएगा। लेकिन इसमें जो रेवेन्यू आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं दी है, तो इसमें रेवेन्यू जो मिला आपका मुकद्दर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। इसमें डेटर से आप बाद में पैसा ले भी लेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। लेकिन इनमें तो आपने कोई पैसा लेना नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें आपका इनटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन। तो यानी P&L अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन बीइंग IA डेप्रिशिएटेड या अमोर्टाइज्ड। ये आपके पास एंट्रीज बन जाएंगी इन दिस सिचुएशन। फिर हमने आपके साथ एक और बात भी करी थी कि कभी कभी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर देते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी कभी कंबाइन भी करते हैं, यानी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर रखे हैं, हम उनको कंबाइन कर देते हैं और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके सवाल करते हैं। ऐसा कब होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है, जब ये नेगोशिएट होते हैं एज अ सिंगल पैकेज। तथा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमारे पास कि इनके अंदर जो हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इनका कॉमन कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मस्ट बी ओनली वन, या फिर वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या हैं, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर रेवेन्यू। भाई एक का रेवेन्यू बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, ये नहीं कि वो डिपेंडेंट है तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो भी हमारे पास ये अमाउंट हम अपने पास उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर दो। तो ये छोटे छोटे सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। एक लास्ट डिस्कशन और हमने की थी, वो हमने की थी मॉडिफिकेशन की।
कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडिफाई भी होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले असफर कह रहा है कंफ्यूजन इन इंटीग्रेशन ऑफ पीओ। अगर मान लीजिए एक ही पीओ है, हमने कहा आप अपने पास पार्ट काम करेंगे यहां पर, पार्ट काम करेंगे यहां पर, असल में ये दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये असल में एक ही पीओ है, तो आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। या पीओ तो दो हैं पर उनका प्राइस आपस में डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, कि ये पीओ का प्राइस बढ़ेगा तो इसका घट जाएगा, इसका घटेगा तो इसका बढ़ जाएगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इन दैट केस वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। ओके असफर? अच्छा, तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है? मॉडिफिकेशन में कई बार स्कोप इंक्रीज कर जाता है, मतलब आपको एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं, एंड जो प्राइस है वो लगभग किसके बराबर है? स्टैंड अलोन प्राइस के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो आप उसे क्या करते हैं? आप उसे ट्रीट करते हो एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, और आप उसकी अकाउंटिंग अपने साथ मिक्स करते ही नहीं हो। ये तो एक बात हो गई कि यानी कि ये तो हो गया हमारे पास सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीट कर लो तो बात खत्म। लेकिन जो बाकी के केसेस हैं, बाकी के जो केसेस हैं उनमें आपको देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है उनके अंदर? उसमें यह देखना पड़ता है कि रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब इनका पिछले से कोई लेना देना नहीं है, पिछले से कोई लेना देना नहीं, या उनका पिछले से कोई लेना देना हो सकता है, उसे बोलते हैं रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट। वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, अगर वो डिस्टिंक्ट हैं तो आप उसको चेंज कैसे करोगे? आप प्रोस्पेक्टिवली मानोगे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और न्यू साइन हो गया। पिछले से आप कोई लेना देना नहीं करोगे, प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करोगे, यानी पीछे जो हो गया सो हो गया, फ्यूचर के रेवेन्यू को एडजस्ट करेंगे। जबकि यहां पर आप क्या करोगे? आप रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करोगे। इसका मतलब जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू है, क्या दैट विल बी चेंज्ड? उसको भी चेंज करेंगे। क्या आपके पास यहां पर नए प्रकार से डिग्री भी निकालनी पड़ेगी? कि आपकी डिग्री भी हो सकता है बदल जाए, आपकी डिग्री बदल जाए, आपकी कॉस्ट बदल जाए, आपका रेवेन्यू बदल जाए, आपकी कॉस्ट बदल जाए, कुछ भी बदल सकता है। ऐसे में आप अपने पास क्या करते हो? आप अपनी नई इनकम निकालोगे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैचअप एडजस्टमेंट। इसे क्या बोलते हैं? कैचअप एडजस्टमेंट। हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, मुझे फटाफट से बताना किसके कौन कौन से क्वेश्चन थे। टॉल रोड का तो क्वेश्चन 75 था। बिल एंड होल्ड का कौन सा क्वेश्चन था? तो अगर आपके पास है तो फटाफट से बता देंगे। बिल एंड होल्ड का क्वेश्चन अभी कोई बच्चा बता नहीं रहा, लेकिन मेरे को अगर बता देंगे तो मैं वीडियो में ले लूंगा उसको भी, तो या फिर मैं ढूंढू। खुशबू ने कहा 68। ओके, तो 68 इकलौता ही क्वेश्चन था जहां तक मुझे मालूम है। इस पर इकलौता ही क्वेश्चन था और इस पर भी इकलौता ही क्वेश्चन था। फिर कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें कंबाइन कर रहे थे, ये शुरुआत के क्वेश्चन थे, 2 3 4 या ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। 4 5 6 ये कंबाइन करने वाले थे। और जो मॉडिफिकेशन थी, मॉडिफिकेशन में मेरे पास कौन कौन से थे? मॉडिफिकेशन में मेरे पास था 7 8 9 58 124। तो ये हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन थे। विदाउट गारंटी में रेवेन्यू 2 बार रिकॉर्ड हो रहा है। शिवम, 2 बार, एक बार ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें 3 बार हो रहा है, 1 2 और 3, क्योंकि ये टोल चलाने का है, ये ब्याज का है, ये कंस्ट्रक्शन करने का है। ओके, तो हमारे पास ये बेसिक एक रिवीजन थी, इससे आपके पास पूरा का पूरा 115 रिवाइज हो गया।